हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। अगर आपने इस स्टोरी के पहले चैप्टर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, वो मेरे पुराने चैनल के नॉवल स्टोरी 0.1 पर अपलोडेड है। तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 21 बुरे फंसे 1। जय महादेव 1। अब तक उसकी बात सुन क्रियांश छोटी स्माइल के साथ बोला, आप इनमें भी अच्छी लगती हैं, आपको लोगों और शहर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर क्रियांश ने कर्निश की ओर देखा तो कर्निश ने उसे हाँ में इशारा कर दिया। स्मृति कुछ समझती उससे पहले क्रियांश एक टर्न लेता है। अब आगे इधर शशांक ही जानता था कि उसने कितनी मुश्किल से अपने दिमाग को कंट्रोल किया था कि वो उस लड़की के बारे में ना सोचें। पर आज जब स्मृति फिर उसके सामने आई तो वो खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा था। बार बार स्मृति का चेहरा, उसकी झुकी पलकें, उसकी आंखें और उसकी आवाज, सब उसके दिमाग में मूवी की तरह चल रहा था। शशांक को स्मृति की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। शशांक अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, तभी उसका दिमाग क्लिक करता है और उसे कुछ याद आता है। वो अपने मन में बोला, ये तो वही आवाज थी जो मैंने कल रात को सुनी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो एक नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, इसका मतलब उस दिन भी मैंने इसी लड़की की आवाज सुनी थी और वो गाना भी यही गा रही थी। इधर क्रियांश ने कार एक आइसक्रीम स्टॉल के सामने रोकी। कार रुकने के बाद प्रतीक और कृनिश कार से उतरकर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। प्रतीक जाके स्मृति को आइसक्रीम देता है तो स्मृति उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं आप खाए, हमारा मन नहीं है। जबकि उसका मन था, लेकिन वो उनसे लेने में झिझक रही थी। स्मृति के मना करने पर तीनों ने उसे घूर कर देखा तो स्मृति को आइसक्रीम लेनी ही पड़ी। कुछ देर बाद सबकी गाड़ियां मैंशन के बाहर रुकी। सब कार से उतरे। फिर दादाजी स्मृति से बोले, बेटा जब तक पूजा नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे यही रुक जाओ। स्मृति के पास हाँ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर सब अंदर आए। स्मृति तो उस मैंशन को बस देखती ही रह गई। वो मैंशन जितना बाहर से सुंदर था उतना ही अच्छा अंदर से था। सारी चीजें एक्सपेंसिव थीं। तभी सभी के कोनों में कृनिश की आवाज पड़ी जो कह रहा था, भाई यार सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्यों ना बाहर से कुछ ऑर्डर करे, क्यों मैग्नेटो भाई? उसकी बात पर अद्विक बोला, हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे लिए लार्ज वेजिटेबल बर्गर ऑर्डर करना, समझा? फिर प्रतीक और क्रियांश साथ बोले, मेरे लिए पिज्जा। और कोई कुछ बोलता उससे पहले दादाजी बोले, चुप हो जाओ नालायको, तुम्हारे गले में कांटे पड़े हैं जो तुम घर का खाना नहीं खा सकते। मैं अभी बोलकर खाना बनवा देता हूँ। फिर दादाजी एक मेड को आवाज देते हैं तो उनके घर का एक मेड आता है। तो दादाजी उसे खाना बनाने के लिए कहते हैं। वो मेड अपना सर झुकाकर बहुत नरमी से बोल, दादाजी घर पर के दोनों शेफ में से अभी कोई भी मौजूद नहीं है। उसकी बात पर दादाजी उससे पूछते हैं, क्या मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब? वह मेड बोला, दादाजी एक की अचानक तबीयत खराब हो गई और दूसरा छुट्टी पर हैं। कृनिश मेड को जाने का इशारा करता है और दादरी से बोलता है, आप मान क्यों नहीं जाते दादाजी, कि आज का खाना हम बाहर से ही खाएंगे। दादाजी उसकी बात पर कुछ बोलते उससे पहले स्मृति दादाजी से झिझकते हुए बोली, दादाजी अगर आप कहे तो आज का खाना हम बना दे। स्मृति की बात सुन सब उसे देखने लग गए, जैसे पूछ रहे हों आपको खाना बनाना भी आता है। शशांक तो कब से स्मृति को ही देखे जा रहे था। सबको ऐसे देखता पाकर स्मृति अपनी गर्दन झुका देती है। स्मृति के कहने पर दादाजी की आंखों में चमक आ गई और इसी पर कर्निश बोला, आपको खाना बनाना आता है? स्मृति ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ हमें खाना बनाना आता है। ज्यादा नहीं तो हम खाने लायक तो बना ही लेते हैं, अगर आप कहे तो हम जल्दी ही बना देंगे। उसकी बात सुन सभी के चेहरों पर स्माइल आ गई, सिवाय शशांक के, वो तो बस स्मृति को बिना भाव के देख रहा था। फिर भी दादाजी स्मृति को मना करते हुए बोले, नहीं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी की बात पर स्मृति उन्हें मनाते हुए बोली, हमें कोई परेशानी नहीं होगी दादाजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम भी आप सबके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी अगर हम ये करेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। उसकी बात सुन दादाजी को काफी अच्छा लगा और कहीं ना कहीं शशांक को भी स्मृति का ये नेचर अच्छा लगा था। दादाजी ने स्मृति के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम काफी प्यारी बच्ची हो बेटा, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। दादाजी की बात पर स्मृति मुस्कुरा के उस मेड के साथ किचन की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद शशांक अपनी रौबदार आवाज में अद्विक और क्रियांश से बोला, तुम दोनों अभी के अभी मुझसे स्टडी रूम में आकर मिलो। फिर वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वही शशांक की बात सुन अद्विक और क्रियांश का चेहरा पीला पड़ गया। वो दोनों अपनी जगह पर जम चुके थे। फिर वो दोनों उस तरफ देखते हैं जहां दादाजी खड़े थे, पर ये क्या, दादाजी तो शशांक की बात सुन पहले ही वहां से चले गए थे। बेचारे दोनों दादाजी की वजह से बुरी तरीके से फंस चुके थे।
तभी कर्निश भी धीरे से खिसकने लगा तो क्रियांश उसे पकड़कर बोला, तू कहाँ चला साले, मुझे क्या पता था, मैं जिसे भाई समझकर सब कुछ बताता हूँ वो कमीना आस्तीन का सांप निकलेगा। तूने ही दादाजी से कही ना वो बात। तू कितना धोखेबाज है साले। क्रियांश का गुस्सा देख कर्निश जुटी हंसी हंसते हुए बोला, पागल है क्या तू, अपने भाई जैसे दोस्त पर शक कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। कर्निश की बात पर क्रियांश उसके कॉलर को पकड़ के बोला, शर्म कर कुत्ते, और कितना झूठ बोलेगा, दादाजी ने साफ साफ तेरा नाम लिया है। क्रियांश की बात सुन कर्निश जल्दी से अपना कॉलर छुड़ाकर बोला, दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरे अकेले का नाम कैसे ले सकते हैं, उन्होंने प्रतीक का नाम नहीं लिया, रुक मैं उनसे बात करके आता हूँ। उसकी बात सुन अभ्रम और ओरियन हंसने लगे और प्रतीक ने अपना सर पीट लिया और मन में बोला, बैल बुद्धि साला, खुद तो फंसा ऊपर से मुझे भी फंसा डाला। अब क्रियांश प्रतीक को घूरता है जो कर्निश को घूर रहा था। वो बोला, प्रतीक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कर्निश बोला, मतलब मुझसे थी। तो क्रियांश भी जल्दी बोला, हाँ थी। उनके बीच प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है तू बोल, हम अब क्या करें। क्या होगा अब, क्या करेगा शशांक, अद्विक और क्रियांश के साथ, और क्या सभी को स्मृति का खाना पसंद आएगा। 22 टाइम ट्रेवल 1। जय महादेव 1। अब तक। क्रियांश की बात सुन कर्निश जल्दी से अपना कॉलर छुड़ाकर बोला, दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरे अकेले का नाम कैसे ले सकते हैं, उन्होंने प्रतीक का नाम नहीं लिया, रुक मैं उनसे बात करके आता हूँ। उसकी बात सुन अभ्रम और ओरियन हंसने लगे और प्रतीक ने अपना सर पीट लिया और मन में बोला, बैल बुद्धि साला, खुद तो फंसा ऊपर से मुझे भी फंसा डाला। अब क्रियांश प्रतीक को घूरता है जो कर्निश को घूर रहा था। वो बोला, प्रतीक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कर्निश बोला, मतलब मुझसे थी। तो क्रियांश भी जल्दी बोला, हाँ थी। उनके बीच प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है तू बोल, हम अब क्या करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे। प्रतीक के पूछने पर क्रियांश दोनों को घूरते हुए बोला, तुमने जो रायता फैलाया है ना उसे अब तुम दोनों मिलकर ही साफ करोगे, समझे। क्रियांश की बात पर दोनों उसे सवालिया नजरों से देखने लग गए, जैसे वो पूछ रहे हों, क्या मतलब, हम कैसे साफ करें। उनको देखता पाकर क्रियांश लगभग उन पे चीखता हुआ बोला, कमीनो इतना भोट दिमाग कैसे है तुम्हारा, मेरे कहने का मतलब तू लोग भी मेरे साथ अंदर चलोगे। क्रियांश की बात पर कर्निश नॉर्मल होते हुए बोला, तो ऐसे बोल ना पागल, मुझे लगा हम दोनों को तू टाइम ट्रैवल करने के लिए बोल रहा है, और वो हम कर नहीं सकते। उसकी बात सुन किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कर्निश हमेशा ऐसे ही बिना सर पैर की बातें करता था। लेकिन क्रियांश अभी गुस्से में था, इसीलिए वो कर्निश पर देहकते हुए बोला, काश एक खून माफ होता तो मैं तेरा अभी यही खून कर देता और बॉडी ऐसी जगह फेंकता कि कोई ढूंढ ही नहीं पाता। ये बोल वो कर्निश के पीठ में एक जोरदार गुस्सा मारता है। कर्निश पिट को सहलाते हुए मुंह बना लेता है। तभी अद्विक जोर से चिल्लाते हुए बोला, चुप चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। उसके ऐसे चिल्लाने पर अभ्रम उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, चुप हा जा साले, धीरे बोल, शशांक ने सुन लिया तो वो हम सबको मार देगा। मैं और ओरियन तुम सब की वजह से बेवजह मारे जाएंगे। उसकी बात पर अद्विक उसके हाथ को हटाते हुए उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोला, यार भाई तुम दोनों ही हो जो अब उस राक्षस से मेरी रक्षा कर सकते हो, बचा लो यार मुझे बस इस बार। उसकी बात सुन अभ्रम अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, देख भाई तू गलत आदमी से सही उम्मीद लगा रहा है। उसकी बात पर ओरियन सर हिला के सहमति जताते हुए बोला, बिल्कुल हम इस बार किसी की कोई मदद नहीं करेंगे। पिछली बार भी तुम सब की वजह से ही हम दोनों को ओवर टाइम करना पड़ा था। उन दोनों के साफ मना करने पर अद्विक दोनों के पैरों में लगभग घिरते हुए बोला, प्लीज यार मना मत करो, मैं मर जाऊंगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आइस्पत। उसकी बात सुन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा में सर हिलाया और बोले, पक्का। अद्विक घिरे हुए ही बोला, हाँ हाँ पक्का। तभी सभी के कानों में शशांक की भारी भरकम आवाज पड़ी, जो अद्विक से बोला, ऐसे लोटपोट होकर क्या खोज रहे हों। उसकी बात सुन अद्विक सकपका गया और जल्दी खड़े होते हुए बोला, कुछ नहीं यार, मैं तो बस इन्हें अपनी एल्बम के नए पोस्टर का पोज बता रहा था। उसकी बात सुन शशांक उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तो अद्विक झूठी हंसी हंस देता है, मैंने तुम दोनों को स्टडी रूम में बुलाया था ना, तो तुम दोनों आने का कष्ट करोगे, शशांक ने उन दोनों को काफी शांत लहजे में कहा। उसके इस तरह कहने पर बेचारे क्रियांश और अद्विक की जान हलक में आ गई। अद्विक खुद को संभाल जल्दी से बोला, हाँ हाँ भाई हम आ रहे हैं, तुम चलो ना। शशांक उन सबको घूरते हुए रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अभ्रम बोला, कहा था ना गला कम फाड़ा कर। तभी क्रियांश बोला, अब चले वरना भाई पता नहीं क्या करेंगे। वो सब धीरे धीरे स्टडी रूम के गेट तक आए, पर अब अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं हो रही थी। वो सब बस एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उन सबको ओरियन शांत रहने का बोल हल्का गेट खोल देखने लगा तो सब ने ओरियन को अंदर धकेल दिया। इधर स्टडी रूम में शशांक किसी फाइल को देख रहा था। तभी अचानक रूम का गेट खुला और ओरियन गिरते पड़ते अंदर आया।
उसे ऐसे आता देख शशांक की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले फिर एक बार गेट खुला और सब एक के बाद एक अंदर गिरते पड़ते आए। लास्ट में अभ्रम अंदर आया और उसने गेट बंद किया, क्योंकि सभी को अंदर धक्का देने का काम उसी ने किया था। शशांक उन सबको देख हैरान होकर मन में बोला, क्या मेरे सभी भाइयों की परवरिश में दादाजी ने कोई गलती कर दी, जो ये सभी ऐसी उठपटांगा हरकतें कर रहे थे। वो सोच रहा था, क्या ये सभी बागर बिल्ले हैं जो सभी ऐसे घिरते पड़ते आए। फिर वो अपनी कड़क आवाज में बोला, ये क्या तरीका है अंदर आने का, और 1 मिनट मैंने सिर्फ प्रियांश और अद्विक को बुलाया था, तुम सब कहाँ चले आए, निकलो यहाँ से। उसके कहने पर वो सारी भीड़ जाने लगी और उस भीड़ के साथ अद्विक और प्रियांश भी जाने लगे। तभी शशांक ने जोर से कहा, रुको, मैंने सिर्फ इन लोगों को जाने के लिए कहा, तुम दोनों को नहीं। उसकी बात पर अद्विक बोला, भाई बोल दे ना इनके सामने जो भी बात है, ये भी तो अपने ही है। उसकी बात पर शशांक दांत पीसते हुए बोला, ठीक है बोल देता हूँ, अपने ही तो है, अपनों के सामने कैसी बेइज्जती। फिर वो प्रियांश को देखकर बोला। उसकी बात पर शशांक बोला, रुक अभी तेरा मौसम भी खराब होगा। क्या होगा आगे, प्रियांश क्या जवाब देगा शशांक को। च23 खीरा या कोयला 1। जय महादेव। अब तक सुनो प्रियांश, मेरी बात का सही जवाब देना, डील कैंसल कैसे हुई। उसकी बात सुन प्रियांश की मानो जैसे सांस ही रुक गई हो, और अद्विक को भी खांसी आ गई। उसे खांसता हुआ देख शशांक उसे घूरने लगा तो वो जल्दी से बोला, वो क्या है ना, मौसम थोड़ा खराब है ना, इसीलिए खांसी आ गई। अब आगे स्मृति पूरे मन से खाना बना रही थी। एक यही काम उसे अब जाकर किसी ने करने दिया था। पूजा जी ने भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं दिया था। स्मृति खाने में कड़ी खिचड़ी, भिंडी की सब्जी और पराठे बना रही थी, और मीठे में खीर बनाई थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या बनाए, इसीलिए उसने ये कॉम्बिनेशन बनाया था। अब बस डर उसे इस चीज का था कि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेंगी। दूसरी तरफ अब प्रियांश के पास कोई जवाब नहीं था, उसके सर पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई। वो अपने सर से पसीना साफ कर डरते हुए बोला, भाई वो बात यह है कि दादाजी ने मुझसे ये करने के लिए कहा था, इसीलिए। उसकी बात सुन शशांक उस पे पेपर वेट बॉल फेंकता है तो प्रियांश उसे जल्दी से कैच करके बोला, भाई इस बार छोड़ दो, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मेरा यकीन करो भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर दादाजी ने जबरदस्ती करा लिया, प्लीज भाई माफ कर दो। उसकी बात पर शशांक बोला, और ऐसा दादाजी ने तुमसे क्या कहा जो तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। उसकी बात सुन प्रियांश काफी घबरा गया तो कर्निश डरते हुए बोला, भाई जाने दो ना, आपको पता तो है दादाजी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बात सुन शशांक बोला, तुमसे किसी ने कहा बीच में बोलने के लिए, जब तुम्हारी बारी आए तब बोलना, और वैसे भी तुम ट्रिप पर क्या करके आए हो उसके बारे में मुझे सब पता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी बात सुन कर्निश जोर से चिल्लाया, भाई। उसकी बात पर सब उसे हैरानी से देखने लग गए और शशांक की आंखें छोटी हो गई। कर्निश शशांक के पैरों से लिपटते हुए बोला, प्लीज भाई, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आप जानते हो। फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। शशांक उसे इग्नोर करते हुए अद्विक से बोला, और तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी रही जो तुमने भी झूठ बोला। उसकी बात पर अद्विक दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, उसके लिए मुझे काफी बुरा लगा, पर तू दादाजी को तो जानता ही है, पर मैंने तुझे खुश करने के लिए कुछ डिसाइड किया है। शशांक उसकी ओर शक की नजरों से देखता है और बोलता है, फाइनली तुमने देश छोड़ने का फैसला ले ही लिया। सच में मुझे काफी खुशी हुई तुम्हारे इस डिसीजन से, देर से ही सही अकल तो आई तुम में। शशांक की बात पर सारे लड़के अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। अद्विक का तो मानो मुंह ही सूज गया। वो सबको जोर से चुप कराते हुए बोला, जस्ट शट अप इडियट्स, ज्यादा हंसो मत वरना सारे दांत गले में उतार दूंगा। फिर वो शशांक से बोला, भाई तू मेरी बात सुन, तो तू मेरी बात सुनकर खुद मुझे गले लगाएगा, सच्ची। उसकी बात पर शशांक बोला, 5 मिनट्स है तेरे पास, शुरू हो जा। अद्विक खुश होकर जल्दी बोला, भाई मेरी आने वाली 5 एल्बम के प्रोजेक्ट में तेरे साथ करूंगा। उसकी बात सुन ओरियन को खांसी आ गई और वही अभ्रम हैरान हो गया। अद्विक उन दोनों को आंखें दिखाते हुए शशांक से बोला, है ना खुशी की बात, तेरा भाई तेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। उसकी बात पर कर्निश उसकी बलाएं लेते हुए बोला, मैं आपको क्या क्या समझता था और आप तो हीरा निकले भाई। उसकी बात सुन अद्विक बोला, क्या क्या समझता था, उससे तेरा क्या मतलब। उसकी बात पर कर्निश अपने दांत दिखाते हुए बोला, क्या भाई आप भी मजाक नहीं समझते। शशांक उनकी बकवास को इग्नोर करते हुए अपने कॉल्ड लुक के साथ बोला, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, तूने पक्का कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुझे ये फैसला लेना पड़ा होगा। उसकी बात सुन अद्विक से पहले अभ्रम बोला, सही कहा तूने शशांक, और फिर अद्विक से बोला, और साले तू कितना झूठा है, ये तूने मुझसे शर्त हारने से पहले डिसाइड किया था। और फिर शशांक से बोला, शशांक ये तुझसे झूठ बोल रहा है। उसकी बात सुन फिर कर्निश बोला, क्या अद्विक भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ,
मैं तो आपको हीरा समझ रहा था, आप तो कोयला निकले कोयला। ये सब कर्निश शशांक के पैरों से लिपटे हुए ही बोल रहा था। कर्निश ने देखा सभी का ध्यान शशांक की ओर है, तो उसने भी मुड़कर शशांक को देखा तो वो एक पल उसके पैरों से दूर हो जाता है, क्योंकि शशांक उसे ही घूर कर देख रहा था। और देखता भी क्यों ना, कर्निश हर बार बीच में ऐसे बोल रहा था जैसे अद्विक ने झूठ उससे बोला हो या गलत उसके साथ किया हो। शशांक उसे घूर कर बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में अपने हाथ पैर मारने के लिए, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए। तुम्हारी जीभ अगली बार अगर ऐसे मेरे सामने चली तो उसे काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझे। उसकी बात सुन कर्निश शशांक के पैरों से फिर लिपट कर रोते हुए कहता है, आखिरी बार था भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। उसे इग्नोर कर शशांक अभ्रम की बात पर अपनी स्लीव रोल करते हुए बोला, सच है ना ये अद्विक। शशांक को ओरियन और अभ्रम की बात पर विश्वास जल्दी हो जाता था, क्योंकि वो काफी मेच्योर थे। बाकी अद्विक, कर्निश, प्रतीक और क्रियांश की बातों पर वो बिना प्रूफ के यकीन ही नहीं करता था। उसकी बात पर अद्विक से इमोशन के साथ बोला, तुझे मुझ पे कभी विश्वास नहीं होता ना। उसकी बात पर शशांक कर्निश से अपने पैर छुड़ा जल्दी खड़ा हो गया तो अद्विक ये देख ओरियन के पीछे छुपते हुए बोला, हाँ वो सच बोल रहा है भाई, पर तुझसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर दादाजी को कौन मना कर सकता है। उसकी बात सुन शशांक कुछ बोलता उससे पहले उनके रूम पर नोक हुआ और आवाज आई, सर खाना बन गया है, दादाजी ने सभी को खाने पर बुलाया है। आवाज सुन सभी ने चैन की सांस ली और अद्विक बाहर की ओर भागते हुए बोला, चलो चलो छुट्टी हो गई, काफी भूख लगी है, इतनी भूख तो मुझे पहले कभी नहीं लगी। उसके जाने के बाद उसके चेले कर्निश, क्रियांश और प्रतीक भी उसके पीछे भाग गए। शशांक, अभ्रम और ओरियन ने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे चल दिए। तारांकन क्या होगा आगे, क्या शशांक अद्विक और क्रियांश को इतनी आसानी से जाने देगा, और क्या स्मृति का खाना सभी को पसंद आएगा। CH24 खाना 1। जय महादेव 11। अब तक। अद्विक बाहर की ओर भागते हुए बोला, चलो चलो छुट्टी हो गई, काफी भूख लगी है, इतनी भूख तो मुझे पहले कभी नहीं लगी। उसके जाने के बाद उसके चेले कर्निश, क्रियांश और प्रतीक भी उसके पीछे भाग गए। शशांक, अभ्रम और ओरियन ने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे चल दिए। अब आगे तारांकन। बाहर स्मृति ने दादाजी से बातें करते करते सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। स्मृति दादाजी, प्रतीक, कर्निश और क्रियांश के साथ थोड़ी बहुत कंफर्ट हो गई थी। उसे अब उनसे बातें करने में ज्यादा झिझक नहीं होती थी। कोष्टक। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अद्विक और उसके पीछे वो तीनों भागते हुए आए और चेयर पर बैठते हुए लंबी सांसें लेने लगे। क्रियांश पानी पीते हुए दादाजी से बोला, मान गए दादाजी, आपने हमें काफी बुरा फंसाया, आज तो शशांक भाई ने हमारी जान लगभग निकाल ही ली थी। कर्निश भी शिकायत करते हुए बोला, हाँ और क्या दादाजी, आपने ये ठीक नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ स्मृति जी ने खाना जल्दी बना लिया, वरना आज तो अद्विक भाई ने अपनी जान से हाथ धो ही लिए थे। स्मृति तो बस उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी, और दादाजी बस उनकी बातें सुन अपनी हंसी दबा रहे थे। तभी शशांक, ओरियन और अभ्रम भी आए। अचानक शशांक और स्मृति की नजरें आपस में मिली तो स्मृति ने जल्दी से घबरा के नजरें झुका ली, लेकिन शशांक उसे ही देखता रहा। ओरियन और अभ्रम दोनों अपनी अपनी जगह बैठ गए, लेकिन शशांक स्मृति के सामने जाके खड़ा हो गया। उसके ऐसा करने पर स्मृति की धड़कनें बढ़ गई। वो मन में सोचने लगी, आज तो हम गए, पता नहीं ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। शशांक भी बिना नजरे फेरे उसे ही बिना भाव के देख रहा था। जब सबको कोई आवाज नहीं आई तो सबने ऊपर देखा तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि शशांक ना कुछ बोला रहा है ना स्मृति कुछ बोली। बस शशांक उसे देख कर रहा था और स्मृति जमीन को। वो दरअसल स्मृति दादाजी के पास जहां खड़ी थी वहां शशांक की शीट थी, पर वो उसे साइड होने का बोल भी तो सकता था, ऐसे घूरने से उसका आखिर क्या मतलब है। उसके ऐसे देखने पर स्मृति डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। उसे पसीने आने लग गए। अद्विक स्मृति की हालत देख उससे बोला, वो स्मृति जी, ये वाली जो शीट है वो शशांक की है। वो शीट की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी बात सुन स्मृति ने जल्दी से घबरा के कहा, ओह, हमें माफ करना, हमें पता नहीं था। उसकी घबराहट को वहां बैठे सभी लोगों ने भांप ली थी। स्मृति और 2 कदम पीछे हटकर बोली, हम पानी लेकर आते हैं। ये बोल वो किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद शशांक अपनी सीट पर बैठ गया तो उसे आभास हुआ कि सभी उसे ही घूर रहे थे। उसने सभी को देख अपने कंधे उठा लिए, जैसे पूछ रहा हो उसने कुछ गलत थोड़ी किया। तभी दादाजी शशांक से गुस्से में बोले, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं फूटे जो तुमने उस बच्ची को घूर कर डरा दिया। उसकी बात पर कर्निश बोला, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। देखा सबने वो भाई के ऐसे देखने पर कितना डर गई थी। उसकी बात पर सभी ने सहमति में अपना सर हिला दिया। उनकी बातें सुन शशांक ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, पर मन में बोला, क्या सच में
अब उसे कौन बताए कि वो भले ही स्मृति को डराने की तौर पर उसे नहीं देख रहा था, पर उसके नॉर्मल देखने पर भी स्मृति काफी घबरा गई थी। वही स्मृति खुद को शांत कर पानी लेकर बाहर आई तो दादाजी ने कहा, आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ ही खाना खा लो। दादाजी के इतने प्यार से कहने पर स्मृति का ना नुकुर करने का सवाल ही नहीं था। वो भी चुपचाप एक साइड वाली शीट पर बैठती। उससे पहले कर्निश ने स्माइल करते हुए अपने पास वाली शीट पीछे खिसकाकर स्मृति को उस पे बैठने का इशारा किया। स्मृति भी थोड़ी झिझकते हुए बैठ गई थी। सबकी नजरें खाने पर गई तो सभी के मन में बस एक शब्द आया, वाव, सिवाय शशांक के, जो बस उस खाने को देख सोचने लगा कितना ऑयली खाना है। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और अपने लिए चुपचाप खाना लेने लगा। सब खाने को देख किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहे थे। सभी ने अपने अपने लिए खाना लिया सिवाय स्मृति के, क्योंकि उसे खाना कर्निश रख रहा था। वो अलग ही धुन में खाना रखे जा रहा था। कुछ ही देर में सभी ने खाना लिया तो सभी का ध्यान कर्निश और स्मृति पर गया। शशांक ने भी उनकी तरफ देखा तो वो भी सभी की तरह हैरान हुआ। बात ये थी कि सबसे ज्यादा खाना स्मृति और कर्निश की प्लेट में ही था। बेचारी स्मृति उसे मना करती रही लेकिन कर्निश कहाँ माना, उसने हर चीज दोनों के बहुत ज्यादा सर्व की थी। अब स्मृति को काफी शर्म आ रही थी। सबको ऐसे खुद को देखता पाकर कर्निश बोला, क्या हुआ, खाना शुरू करे? उसकी बात पर क्रियांश बोला, हाँ वो तो कर लेंगे, पर एक बात बता। बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। कर्निश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। फिर भी अद्विक बोला, तू तो जानवर है, पता है हमें, पर स्मृति जी नहीं। तू क्या 10 दिनों से भूखा है जो इतना खाएगा, और साथ में स्मृति जी के साथ भी जबरदस्ती कर रहा है। स्मृति भी उसकी बात पर हिम्मत करके बोली, हाँ हम इतना नहीं खा पाएंगे। उसकी बात पर कर्निश बोला, अरे ये इतना कहा है, थोड़ा सा ही तो है। उसकी बात पर अद्विक उसके सर पर मारकर बोला, चुप कर बेवकूफ। फिर वो स्मृति की प्लेट लेकर खाना कम कर देता है, जिसे देख स्मृति चैन की सांस लेती हैं। कर्निश बस मुंह बना लेता है। सब अब अपना खाना शुरू करते हैं। सब पहले खीर को टेस्ट करते हैं तो सबके हाथ अचानक रुक जाते हैं, तो स्मृति एक बार के लिए घबरा ही जाती हैं। तारांकन सबका रिएक्शन ऐसा क्यों था? क्या खाना सबको पसंद आएगा? और क्या हो अगर पसंद ना आए? अगर ऐसा हुआ तो क्या दादाजी को स्मृति पसंद आएगी? चैट 25 इन्फॉर्मेशन 1। जय महादेव 11। अब तक तारांकन। कर्निश बोला, अरे ये इतना कहा है, थोड़ा सा ही तो है। उसकी बात पर अद्विक उसके सर पर मारकर बोला, चुप कर बेवकूफ। फिर वो स्मृति की प्लेट लेकर खाना कम कर देता है, जिसे देख स्मृति चैन की सांस लेती हैं। कर्निश बस मुंह बना लेता है। सब अब अपना खाना शुरू करते हैं। सब पहले खीर को टेस्ट करते हैं तो सबके हाथ अचानक रुक जाते हैं, तो स्मृति एक बार के लिए घबरा ही जाती हैं। अब आगे सब लोग स्मृति की ओर देख रहे थे। वही स्मृति भी घबरा गई थी कि सभी उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वो हिम्मत करके बोली, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? उसकी बात पर क्रियांश तपाक से बोला, वाह क्या खीर बनाई है आपने। उसकी बात पर सभी ने और खीर खाते हुए सर हिला दिया। शशांक ने भी वो खीर खाई तो उसे भी काफी पसंद आई, और ये पहली बार था जब उसे कुछ पसंद आया हो, वरना उसकी मां के जाने के बाद तो जैसे उसे खाने के टेस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पर आज जैसे उसे वो स्वाद फिर से महसूस हुआ हो। सब ने खाना टेस्ट किया तो वो भिंडी की सब्जी, कड़ी खिचड़ी खाते ही रह गए। सब लगातार खाए जा रहे थे, किसी के हाथ ही नहीं रुक रहे थे। सभी को स्मृति का खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। शशांक भी बहुत मजे से खा रहा था, और दादाजी उसे काफी ध्यान से देख रहे थे। वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी दादाजी खीर खाते हुए बोले, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी पहली रसोई है। उनकी बात सुन सभी को एक साथ खांसी आ गई। शशांक के भी हाथ रुक गए थे। सभी खांसते हुए दादाजी की ओर देखने लग गए। तब जाकर दादाजी को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो उन्होंने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, इसमें इतनी खांसने वाली क्या बात है, स्मृति की इस घर में पहली रसोई ही तो है। और वैसे भी तुम सब बाहर का ठूसते रहते हो। तुम बागर बिल्लों ने ऐसा खाना खाया है कभी? अब मुझे देखना बंद करो और खाना खाओ। दादाजी ने सभी को फटकार लगा दी, जिससे आगे उन्हें कोई कुछ पूछ ना पाए। सभी ने अपना ध्यान फिर खाने पर कर लिया। बेचारी स्मृति तो कुछ समझ ही नहीं पाई। आज सभी ने बहुत दबाकर खाया था। कुछ देर बाद सभी हॉल में फेल कर बैठे थे। कर्निश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर ऐसा खाना मुझे रोज मिले तो 10 दिन में अच्छा खासा हो जाओ। उसकी बात पर प्रतीक हंसते हुए बोला, हाँ और फिर हम तुझे एक नाम दे देंगे, मोटा सांड। उसकी बात पर सभी हंसने लगे और कर्निश ने उस पर एक पिलो फेंक दिया, जिसे प्रतीक जल्दी कैच कर लेता है। स्मृति भी उन्हीं के साथ बैठी थी, पर उसकी आंखों में नींद साफ दिख रही थी। होती भी क्यों ना सुबह से मंदिर में काम कराने के बाद घर आके सभी के लिए खाना बनाना। इस बीच स्मृति ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। दिन भर की भागदौड़ से वो काफी थक गई थी। आमतौर पर तो वो ऐसे थकती नहीं थी, पर आज पता नहीं क्यों उसे रह रह के झपकी आ रही थी, और ये बात शशांक ने भी नोटिस की थी। वो उसे ही देख रहा था, पर वो कुछ बोला नहीं।
जब दादाजी का ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसे बहुत प्यार से कहा, स्मृति बेटा तुम काफी थक गई हो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। उनकी बात पर सभी स्मृति को देखने लग गए, जो अभी भी हल्की हल्की आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन दादाजी की बात पर वो जल्दी से सही बैठते हुए बोली, नहीं नहीं हम ठीक है। उसकी बात पर कर्निश बोला, देख कर लग नहीं रहा आप ठीक है, आपको अब आराम करना चाहिए। सुबह से काफी काम किए हैं आपने। उसकी बात पर सभी ने भी सहमति जताई। स्मृति कुछ कहती उससे पहले दादाजी के सर्वेंट को आवाज देते हैं तो एक सर्वेंट आता है तो दादाजी बोले, जाओ स्मृति को उनका कमरा दिखा दो। स्मृति भी ज्यादा कुछ ना कहकर उसके पीछे चली जाती हैं। उसके जाने के बाद सभी को कारें रुकने की आवाज आती है। आवाज सुन कर्निश जाने लगता है तो शशांक बोला, कितनी बार कहा है तुमसे ऐसे भागा मत करो, चुपचाप वापस बैठो। उसकी बात सुन कर्निश मन मार कर मजबूरी में बैठ जाता है। तभी शिव हॉल में आते हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले उनकी नजर कर्निश पर पड़ी तो वो नजरें फेर कर दादाजी और शशांक से बोले, मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो वो आगे कुछ बोलते उससे पहले दादाजी बोले, समय देखा है घड़ी में, जो भी बात है कल करेंगे, आके शांति से बैठ तो जाओ, पानी वानी पियो। उनकी बात पर शिव एक नजर कर्निश पर डाल दादाजी से बोले, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ये बोल वो अपने कमरे की ओर चले गए। उनके जाने के बाद कर्निश ने चैन की सांस ली। दादाजी उठते हुए बोले, मैं चलता हूं, तुम लोग बातें करो। दादाजी ये बोल जाते उससे पहले अद्विक मजाकिया लहजे में बोला, हाँ जाए जाए, आपको आराम करना चाहिए। उसकी बात सुन शशांक को छोड़ सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। तो दादाजी ने छड़ी पटकते हुए अद्विक से कहा, ज्यादा मुंह ना चलाओ मेरे सामने वरना तुम्हें गाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे। ये बोल वो चले गए और बाकी सब अद्विक की बेइज्जती पर हंसने लगे। शशांक ओरियन से थोड़ा गंभीर होकर बोला, ओरियन मुझे इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कल तक। उसकी बात सुन कर्निश बोला, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बात पर शशांक उसे चुप कराते हुए बोला, शट अप कर्निश, में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बस पता करा रहा हूं कि वो कौन है। हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अद्विक बोला, तो तू उन पर शक कर रहा है। हाँ कर रहा हूं, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। शशांक भी उसी तरह बोला। ओरियन उनके बीच में बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। क्यों जानना चाहता है शशांक स्मृति के बारे में, और क्या ओरियन को पता चल जाएगा स्मृति के बारे में। शिव और कर्निश इतना अलग अलग क्यों रहते हैं, और आखिर क्या बात करनी होगी शिव को दादाजी और शशांक से। 26 कर्निश का बीच में आना 1। जय महादेव 1। अब तक। शशांक ओरियन से थोड़ा गंभीर होकर बोला, ओरियन मुझे इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कल तक। उसकी बात सुन कर्निश बोला, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बात पर शशांक उसे चुप कराते हुए बोला, शट अप कर्निश, में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बस पता करा रहा हूं कि वो कौन है। हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अद्विक बोला, तो तू उन पर शक कर रहा है। हाँ कर रहा हूं, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। शशांक भी उसी तरह बोला। ओरियन उनके बीच में बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। अब आगे। सुबह का वक्त। स्मृति का कमरा। स्मृति की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए उठती है और सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखती है। उसमें अभी सिर्फ सुबह के 5:20 हो रहे थे। स्मृति ये देख जल्दी उठकर तैयार होने चली जाती हैं। रात को ही दादाजी के कहने पर एक सर्वेंट ने स्मृति को कुछ कपड़े लाकर दे दिए थे। कुछ देर बाद स्मृति एक डार्क मैरून रंग का घेरदार सूट पहनती है जिसकी आस्तीन लंबी थी। ये वही सूट था जो पूजा जी ने स्मृति को दिया था। स्मृति का गोरा रंग उस सूट में और भी ज्यादा खिल रहा था। वो दुपट्टा एक साइड पिनअप करती हैं। स्मृति ने चेहरे पर कुछ नहीं लगाया था, फिर भी वो काफी सुंदर लग रही थी। वो अपने बालों का मेसी बन बनाती है। वो रेडी होकर खुद को एक बार मिरर में देख एक लंबी सांस लेती हैं। फिर वो गेट के पास जाकर रुक जाती हैं और खुद से बोलती है, हमें तो पता ही नहीं यहाँ मंदिर कहाँ है, हम किससे पूछे। फिर वो खुद को शांत करके बोली, हम बाहर जाके देखते हैं, कोई तो पक्का होगा बाहर, वैसे भी 6 बजने को आए हैं। ये बोल वो गेट खोलती हैं तो देखती है कि बाहर अभी घर की सारी लाइट भी चालू नहीं थी। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे, पर भी वो हिम्मत कर इधर उधर देखकर आगे बढ़ी कि उसे मंदिर घर नजर आ जाए। वो कुछ कदम ही चली थी कि वो किसी पत्थर जैसे से टकरा गई। उसने सामने देखा तो वो और घबरा गई और उसके पैर लड़खड़ा गए, पर वो गिरती उससे पहले सामने वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। सामने कोई और नहीं बल्कि शशांक ही था। वो जिम से बाहर निकल कर आ रहा था तो उसका ध्यान स्मृति पर गया जो इधर उधर देखते हुए आ रही थी, जिसका ध्यान शशांक पर नहीं गया। शशांक उसे देखता ही रह गया। वो वही खड़ा उसे देख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला वो कब उसके पास आए और कब उससे टकरा गई। कोष्टक। दोनों के हाथ आपस में टच होने पर दोनों को काफी अलग एहसास हुआ था। शशांक अपनी चेतना से बाहर आते हुए वो स्मृति को सही से खड़ा करता है।
तो स्मृति अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपनी कलाई को धीरे धीरे घुमाती है। तो शशांक का ध्यान भी उसके हाथ पर जाता है, तो वो जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देता है। स्मृति काफी घबराई हुई थी, और ऊपर से शशांक एक आईब्रो ऊपर किए उसे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो वो इतनी सुबह घर में ताका जौकी क्यों कर रही है। स्मृति के मुंह से तो शब्द ही नहीं फुट रहे थे, जितनी भी बार शशांक उसके सामने आता उसका यही हाल हो जाता था। शशांक अपनी कड़क आवाज में बोला, आप कुछ बोलेगी कि आप यहाँ क्या कर रही है। उसकी आवाज में बिल्कुल भी सरलता नहीं थी, जिससे स्मृति और घबरा गई वो डर से एक कदम पीछे हो गई और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। शशांक ये देख कि स्मृति उसके नॉर्मल पूछने पर भी कितना डर गई और उसकी आंखों में आंसू तक आ गए तो उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। कोष्टक। स्मृति डर के मारे अटकते हुए बोली, हम मंदिर ढूंढ रहे थे। ये कहकर वो नीचे देख लेती हैं। उसे काफी डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेंगे, कहीं वो उसे गलत ना समझ लें। उसकी बात सुन शशांक अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, तो इसमें इतनी डरने वाली बात क्या है। उसकी थोड़ी ही सही पर नर्म आवाज सुन स्मृति उसकी तरफ देखती है। शशांक आगे बोला, देखो वो वहां नीचे मंदिर है, नीचे मंदिर की ओर इशारा करते हुए। स्मृति मुड़कर देखती है तो उसे भी मंदिर दिखता है। स्मृति फिर आगे मुड़कर शशांक से कुछ बोलती उससे पहले जिम्मा का गेट खुलता है और 5-6 लड़के किसी बागर बिल्लो की तरह गिरते पड़ते हुए बाहर आते हैं। ये कोई और नहीं शशांक की ही गैंग थी जो उसके साथ ही जिम में थी। शशांक के जाने के बाद वो भी जाने लगे, उससे पहले उन्हें भी स्मृति आते हुए दिखी थी। तो वो सभी वही रुक स्मृति और शशांक को देखने लग गए। सारे लड़के कर्निश पर झुके हुए थे और कर्निश वजन और ज्यादा उठा नहीं पाया तो वो गिर गया, जिससे उसके पीछे वाले भी गिरते गिरते बचे। कोष्टक। स्मृति हैरानी से आंखें बड़ी करके उन्हें देख रही थी। शशांक उन्हें घूर कर देख रहा था और वो सब कर्निश को घूर रहे थे। सबकी नजर खुद पर महसूस कर कर्निश जल्दी से उठ शशांक को साइड कर स्मृति के सामने खड़ा होकर बोला, भाई आपने खामेखा स्मृति जी को डरा दिया। फिर वो स्मृति से, आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे पूछा कीजिए, भाई तो वैसे भी सभी को डराते ही रहते हैं। उसकी बात पर शशांक बस उसे घूरे जा रहा था। वही प्रतीक अभ्रम के कान में बोला, स्मृति जी के सामने बहुत होशियार बन रहा है। अब पता नहीं शशांक भाई इस नमूने का क्या करेंगे। जिसे सुन अभ्रम नामे सर हिलाते हुए बोला, इसका जिम्मेदार वो कमीना खुद होगा। वो सब भी कर्निश को ही घूर रहे थे। तभी कर्निश आगे बोला, आप पूजा करने जा रही थी ना, मैं भी चलता हूं, आपके साथ ही पूजा भी कर लूंगा। उसकी बात सुन शशांक की आंखें छोटी हो गई और बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। स्मृति तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसकी बात का क्या जवाब दे। कर्निश ने एक कदम आगे रखा ही था कि ओरियन ने उसे पीछे से पकड़ कर कहा, भाई पहले नहा तो ले। फिर वो स्मृति से बोला, आप जाए स्मृति जी, ये पागल सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेगा। उसकी बात सुन स्मृति हमें सर हिलाकर जल्दी से घूमकर चली जाती हैं। शशांक उसे ही देख रहा था पर स्मृति ने डर के मारे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। क्या होगा आगे अब ऐसे कर्निश के बीच में आने से शशांक क्या करेगा उसके साथ, और क्या होगा जब शशांक को स्मृति के बारे में पता चलेगा। 27 अद्विक vs क्रियांश 1। जय महादेव 111। अब तक। कर्निश आगे बोला, आप पूजा करने जा रही थी ना, मैं भी चलता हूं, आपके साथ ही पूजा भी कर लूंगा। उसकी बात सुन शशांक की आंखें छोटी हो गई और बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। स्मृति तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसकी बात का क्या जवाब दे। कर्निश ने एक कदम आगे रखा ही था कि ओरियन ने उसे पीछे से पकड़ कर कहा, भाई पहले नहा तो ले। फिर वो स्मृति से बोला, आप जाए स्मृति जी, ये पागल सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेगा। उसकी बात सुन स्मृति हमें सर हिलाकर जल्दी से घूमकर चली जाती हैं। शशांक उसे ही देख रहा था पर स्मृति ने डर के मारे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अब आगे। डाइनिंग टेबल। सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आज सोमवार था और स्मृति का उपवास था। तो वो किचन में खड़ी, बाई जी ये है अग्निवंशी परिवार की दाई माँ विमला जी। ये काफी सालों से इस परिवार के साथ थी। शशांक और कर्निश की मां के जाने के बाद उन्होंने ही उन दोनों या सभी बॉयज को पाल पोस कर बड़ा किया था। से बातें कर रही थी। बाहर ओरियन और अभ्रम को कब से एक बात खटक रही थी। वो दोनों दादाजी को ही देख रहे थे, पर वो मन का वहम समझकर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। दादाजी बोले, वैसे शिव कहाँ है, उसे कोई बात करनी थी हमसे। तो प्रतीक खाते हुए बोला, वो शिव अंकल तो सुबह ही किसी काम से चले गए थे। उसकी बात सुन दादाजी सर हिलाते हुए बोले, ये एक दिन भी घर में शांत बैठकर नाश्ता तक हमारे साथ नहीं कर सकता। शशांक सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, दादाजी 2 दिन बाद मेरी न्यू कंपनी की वेलकम पार्टी है। उसकी बात सुन कर्निश जोर से बोला, सच। उसके इस तरह बोलने पर शशांक उसे घूरता है। तो कर्निश अपनी बात ठीक करते हुए धीरे से बोलता है, मतलब सच में, ये तो काफी अच्छी बात है। ये बोल वो चुप हो जाता है। तो क्रियांश उसके कान में धीरे से बोला, अपनी खुशी तू अपने अंदर नहीं दबा सकता क्या, जैसे हम दबाते हैं।
उसकी बात पर कर्निश हाँ में सर हिला देता है। दादाजी बोले ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो खड़े होते हुए बोले अब्रम ऑफिस जाने से पहले तुम एक बार मुझसे मिलकर जाना। उनकी बात पर अब्रम हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद शशांक और ओरियन स्टडी रूम में थे और प्रतीक, क्रियांश और कर्निश स्मृति के साथ बैठे थे। प्रतीक और क्रियांश साथ में कार रेसिंग का वीडियो गेम खेल रहे थे और कर्निश उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ किए जा रहा था। स्मृति कर्निश की बातों और हरकतों पर हंस रही थी। वो तीनों दिखते बड़े थे पर उन तीनों का बचपना अभी गया नहीं था और उनके साथ अद्विक भी उन्हीं की तरह रहता था। कोष्टक। अद्विक भी आकर कर्निश के बगल बैठकर उसका साथ देने लगता है। दादाजी के रूम में अब्रम बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा था। फिर वो बोला हाँ दादाजी आप सही हो, ये प्रोजेक्ट कॉपी किया हुआ है। उसकी बात सुन दादाजी बोले देखा मैंने कहा था ना, बस ये याद नहीं आ रहा कि ये किस कंपनी का था। तो अब्रम बोला मुझे पूरा याद तो नहीं पर ये शायद ओरा कंपनी का प्रोजेक्ट था। ओह अच्छा। स्टडी रूम में ओरियन चिंता से बोला पर ये बात तुम्हें कैसे पता? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलत इन्फो मिली हो। उसकी बात सुन शशांक आंखों में गुस्सा लिए बोला भाई है वो मेरा, इतना सा पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर सारी बात तुझे पता है तो किस लिए रुका हुआ है तू? ओरियन शशांक से सवाल करते हुए बोला। उसकी बात का जवाब देते हुए शशांक गंभीर होकर बोला जब तक वो खुद आकर नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और वैसे अच्छी बात है अगर वो खुद से हैंडल करना चाहता है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो क्या डिसाइड करेगा, वरना मैं तो हूं ही सब संभालने के लिए। और एक बात बस उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दो और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। उसकी बात सुन ओरियन हाँ में सर हिला देता है। उसे शशांक पर पूरा भरोसा था इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोला। शशांक कुछ देर चुप रहने के बाद बोला तो चले ऑफिस? ओरियन हाँ कह एक बॉक्स उठाकर बोला मैं ये दादाजी को देकर आता हूँ, जब तक तुम बाहर मेरा वेट करना। ये बोल वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। बाहर वो सब काफी जोरों शोरों से वीडियो गेम खेल रहे थे जैसे असली रेस चल रही हो। ओरियन उन्हें देख सर हिलाते हुए दादाजी के रूम की तरफ चला जाता है। तभी प्रतीक का फोन बजता है तो वो अद्विक को गेम कंट्रोलर देकर चला जाता है। वही कर्निश भी पानी पीने का बोल चला जाता है। अब रेस अद्विक और क्रियांश के बीच चल रही थी और अद्विक क्रियांश को काफी रोस्ट कर रहा था जिससे स्मृति को काफी हंसी आ रही थी और उसे खिलखिलाकर हंसते हुए शशांक अपनी सुध बुध खोए उसे ही देख रहा था। इधर अब्रम पानी पीते हुए फाइल को आगे रीड कर रहा था। वही दादाजी कुछ सोचकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो अब्रम से अचानक पूछते हैं वैसे तुम्हें स्मृति कैसी लगी? उनके ऐसे अचानक पूछने पर अब्रम के मुंह से सारा पानी निकल जाता है और वो खांसने लग जाता है। वही ओरियन जो दादाजी के रूम तक आया ही था उसके पैर भी लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरते गिरते रूम में आता है। दादाजी उन दोनों को देख आंखें छोटी कर लेते हैं। अब्रम जल्दी से पूरी ग्लास पानी की गटकता है और ठीक से बैठकर खुद को शांत करता है। ओरियन भी सही से खड़ा होकर अब्रम को हैरानी से देखता है जैसे पूछ रहा हूं क्या तू स्मृति जी को पसंद करता है? उसके ऐसे देखने पर अब्रम हकलाते हुए दादाजी से बोला ये क्या कह रहे हो दादाजी? उसकी बात सुन दादाजी बोले तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहा हूं नलायक, शशांक के लिए पूछ रहा हूं, तुम्हारी बस राय चाहिए। उनकी बात सुन अब्रम बोला अच्छा फिर चौंकते हुए क्या? ओरियन का भी यही हाल था, मतलब हमारा शक सही निकला। ओरियन बोला। अब्रम भी हमें सर हिलाकर बोला मुझे भी यही बात खटक रही थी। उनकी बात सुन दादाजी ने कहा मतलब तुम्हें पता है? उनकी बात पर अब्रम बोला पहले शक था पर अब कंफर्म है, वैसे इसके बारे में शशांक को कुछ पता है। अगर उसे पता होता तो क्या वो मुझे चैन की सांस लेने देता? दादाजी ने मायूसी से कहा। अब्रम कुछ बोलने को हुआ तो ओरियन उसे चुप रहने का इशारा करता है तो दादाजी और अब्रम उसे देखने लग जाते हैं। ओरियन थोड़ी तेज आवाज में बोला कर्निश अंदर आ जाओ। उसकी बात सुन बाहर खड़ा कर्निश हड़बड़ा जाता है और भागने को होता है कि तभी उसे फिर ओरियन की आवाज आई भागने की बिल्कुल सोचना मत। ये सुन कर्निश दांत दिखाते हुए कमरे में आता है। दादाजी और अब्रम दोनों हैरान आंखों से उसे देख रहे थे। फिर दादाजी उसे छड़ी मारते हुए बोले तुम्हारी ये आदत अभी तक गई नहीं ना? उनकी बात पर कर्निश दूर होते हुए बोला आह दादू लग जाएगी। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं सुना। उसकी बात सुन ओरियन बोला सच बता क्या क्या सुना तूने? उसकी बात सुन कर्निश बोला दादाजी की बात मुझे भी अच्छी लगी पर भाई को मनाना इतना आसान भी नहीं है। उसकी बात पर अब्रम बोला मतलब तुमने सब सुन लिया? उसकी बात पर कर्निश जल्दी से बोला यस ब्रू बट आई विल नॉट से टू एवरीवन आई स्वेयर। उसकी बात सुन ओरियन बोला चुप कर साले, झूठा कहीं का इतना बड़ा पेट लेकर घूमता है तू, जब तक 4-5 लोगों को बताएगा नहीं तब तक तुझे चैन आएगा नहीं। उसकी बात पर दादाजी ने भी हाँ में सर हिला दिया जैसे उन्हें भी कर्निश पर भरोसा ना हो।
क्या होगा आगे? शशांक किसकी बात ओरियन से कर रहा था? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? और क्या कर्निश सबको जाके दादाजी के विचार बता देगा? और शिव सुबह इतना जल्दी क्यों चले गए? 28 SAA अंपायर 1 जय महादेव 1 अब तक। ओरियन बोला चुप कर साले, झूठा कहीं का इतना बड़ा पेट लेकर घूमता है तू, जब तक 4-5 लोगों को बताएगा नहीं तब तक तुझे चैन आएगा नहीं। उसकी बात पर दादाजी ने भी हाँ में सर हिला दिया, जैसे उन्हें भी कर्निश पर भरोसा ना हो। अब आगे। दादाजी की हाँ देख कर्निश निराशा में लंबी सांस लेके बोला, मुझ पे भरोसा करने के अलावा आप लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है। उसकी बात पर अभ्रम, ओरियन और दादाजी को देखकर बोला, ये सही बोल रहा है। इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है, और वैसे भी ये कौन सा शशांक को जाकर सब बता देगा, इसमें इतनी हिम्मत थोड़ी ना है। उसकी बात सुन दोनों कुछ देर शांत रहते हैं तो कर्निश बोला, अब इतना भी क्या मेलो ड्रामा करना, मान लो ना अभ्रम भाई की बात। दादाजी और ओरियन ने लाचारी से सर हिलाया, उन्हें पता था कर्निश के पेट में कुछ टिकने वाला नहीं है। होना हो वो कुछ देर में सभी को बता ही देगा। उनकी हाँ सुन कर्निश उछलते हुए बाहर चला जाता है, जैसे उसे बहुत बड़े खुफिया काम में शामिल किया हो। उसकी ये हरकत देख दादाजी बोले, अगर इसकी यही हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं जब सबको इस बारे में पता लग जाएगा। इधर बाहर की ओर अद्विक के चांस काफी ज्यादा थे हारने के, और इसीलिए वो कभी क्रियांश के ऊपर गिर जाता या उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। अब प्रतीक उन दोनों को डिस्टर्ब करने का काम शुरू कर देता है। तो क्रियांश बोला, यार प्रतीक, मैं सोच रहा था कि अगर मैं जीत जाऊं तो मैं तुझे और स्मृति जी को ट्रीट दूंगा। उसकी बात सुन प्रतीक बोला, ठीक है भाई, तू ही जीतेगा सच में। फिर वो चिल्लाते हुए बोला, क्रियांश क्रियांश। उसकी बात सुन अद्विक बोला, कमीने मेरी साइड का प्रपोजल तो सुन लेता। उसकी बात पर कर्निश जल्दी आते हुए बोला, कोई ना भाई, अगर ये आस्तीन का सांप इसके साथ है तो मैं आपके साथ हूं। कर्निश ने शशांक को नहीं देखा था, जो स्टडी रूम के बाहर ही खड़ा था। उसकी बात सुन अद्विक गेम खेलते हुए बोला, मुझे पता था मेरे लाल, मेरे पीले, एक तू ही है जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा होता है। बेवकूफ कहीं का, मैंने कब तेरी आस्तीन पर हाथ डाला साले? प्रतीक ने कर्निश की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात पर कर्निश उसे चिढ़ाते हुए बोला, अब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। उसकी बात पर प्रतीक बोला, हाँ तो कुछ बोलना, या मेरे सामने मुंह से शब्द नहीं फुट रहे। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को तंज कस रहे थे। वही अभ्रम और ओरियन भी दादाजी के रूम से बाहर आए तो उनका ध्यान भी उन नलायकों पर गया। उनको देख ओरियन बोला, ये सब फिर शुरू हो गए। उसकी बात सुन अभ्रम हैरान होकर बोला, हाँ इनका तो रोज का है, पर इसने घूरना कब से शुरू कर दिया? वो शशांक की ओर इशारा करके बोला। उसकी बात सुन ओरियन ने भी शशांक को देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो ना में सर हिलाते हुए उन लोगों के पास गए और अभ्रम, कर्निश से बोला, तुम सबका फिर से शुरू हो गया। कर्निश, आज ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। अभ्रम की आवाज सुन शशांक की चेतना टूटी। उसकी बात सुन कर्निश हाँ में सर हिलाकर बोला, मन तो मेरा भी यही है, पर आप मानोगे थोड़ी ना। उसकी बात पर शशांक आते हुए बोला, क्या कहा? उसकी आवाज सुन अद्विक के हाथ से गेम कंट्रोलर फिसल गया, जिससे वो हारा और क्रियांश जीत गया। ये देख क्रियांश खुशी रोक नहीं पाया और जोर से बोला, मैं जीत गया ये ए। उसकी आवाज सुन शशांक उसे घूर कर देखता है तो क्रियांश एकदम सही से खड़ा हो गया, और अब उसके चेहरे पर खुशी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। शशांक बोला, शायद तुम आजकल काफी फ्री हो, तुम्हें और काम की जरूरत है। ये बोल वो एक नज़र स्मृति को देखता है, जो उसके आने पर किसी सिंसियर बच्ची की तरह बैठी थी, और बाहर की ओर चला जाता है। उसके पीछे अभ्रम भी जाते हुए बोला, कर्निश तेरा पार्टनर तो काफी कमजोर निकला। ये बोल वो हंसते हुए बाहर चला जाता है। उसकी बात सुन अद्विक गुस्से से बोला, साले जो बोलना है मुंह पर बोलना। तेरे मुंह पर ही बोला उसने। ओरियन भी ये बोल मुस्कुराते हुए चला जाता है। अद्विक उन दोनों पर गुस्सा करने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। अब अद्विक की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो वहां से सीधा ट्रेन की तरह अपने कमरे में भाग गया। वैसे तो वो बहुत बार इस गेम में हार चुका था, कभी ओरियन के साथ तो कभी अभ्रम के साथ, पर इस बार तो उसकी बेइज्जती स्मृति के सामने हो गई थी। उसे भागते हुए देख कर्निश हैरानी से बोला, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? खेल में हार जीत तो चलती रहती हैं। आज आप हारे, कल भी आप ही हारोगे। ये बोलते हुए ओरियन अंदर आया और टेबल से अपना फोन उठाकर हंसते हुए बाहर चला गया। उसकी इस बात पर क्रियांश और प्रतीक जोर जोर से हंसने लगे। स्मृति को भी हंसी आई, पर उसने खुद पर नियंत्रण रखा। कर्निश उन दोनों को घूर ओरियन के पीछे भागते हुए चिल्लाया, भाई आप ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, सुना आपने? ये बोल वो भी बाहर चला गया। उसके जाने के बाद क्रियांश स्मृति और प्रतीक से बोला, चलो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। ये बोल वो भी बैग उठाकर जाने लगता है तो प्रतीक बोला, जल्दी आना समझा। क्रियांश हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। तभी एक सर्वेंट आकर स्मृति से बोला, मिस आपको दादाजी ने बुलाया है। उसकी बात पर प्रतीक बोला, जाए जाए और दादाजी की बोरिंग, मेरा मतलब इंटरेस्टिंग बातें सुनिए।
उसकी बात पर स्मृति मुस्कुराते हुए दादाजी के रूम की ओर चली जाती हैं। अब प्रतीक के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव आ जाते हैं और वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। एसए अंपायर शशांक अधम अग्निवंशी एम्पायर, जिसे सब निक नेम में सा एम्पायर कहते हैं। अधम अग्निवंशी शशांक के दादाजी का नाम था। शशांक का बिजनेस हर फील्ड में था। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एसए कंपनी है जिसका हर टाइप का बिजनेस है, और सबसे ज्यादा उसका बिजनेस वेपन का था। उसके वेपन लगभग हर देश में खरीदे जाते थे। हर देश में उसका बिजनेस फैला हुआ था। वही शिव की कंपनी का नाम अग्निवंशी एम्पायर था, और अब्रम की कंपनी सी आहूजा एंटरप्राइजेज, जो कि सा और अग्निवंशी कंपनी की पार्टनर थी। अब्रम की कंपनी बहुत से ब्रांच में थी। कोष्टक शशांक की कार आकर सा एम्पायर के सामने रुकी। वो रॉब के साथ कंपनी में एंट्री लेता है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कैसे सब उसे देखने लग जाते हैं, कैसे सारी लड़कियां उसे देख उस पे मर मिटती है, ब्ला ब्ला ब्ला। कोल्ड स्वेट स्माइल। शशांक की कंपनी में ये फालतू काम करने वाले को तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाता है। जब भी वो आता तो सभी उसे ग्रीट करते और अपना अपना काम करने लग जाते हैं। सभी को अपनी जॉब प्यारी थी। कोष्टक आगे क्या होगा? क्या शशांक प्रियांश को घर जल्दी जाने देगा? और क्या हुआ प्रतीक को अचानक? वो इतना परेशान क्यों था? और क्या अद्विक अपनी इंसल्ट का बदला लेग? 29 फैशन डिजाइनर प्रतीक 1। जय महादेव। दोपहर का वक्त 3:20 सा एम्पायर। शशांक का डोर नॉक हुआ तो शशांक ने फाइल पढ़ते हुए अंदर आने को कहा। प्रियांश हाथ में पकड़ी फाइल लाकर शशांक के टेबल पर रखते हुए बोला, बिग बॉस मीटिंग का वक्त हो चुका है और ये उसकी फाइल। उसकी बात सुन शशांक हाँ में सर हिलाते हुए खड़ा होता है। जब प्रियांश ने बिजनेस कोर्स किया तब शशांक ने कर्निश से भी ये कोर्स कराया था, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि कर्निश का कोई दूसरा ना कोई गोल था और ना ही उसे किसी चीज में इंटरेस्ट था। और जब दोनों ने कोर्स कंप्लीट किया तो दोनों को काफी सीईओ के साथ काम करने के ऑफर आए। पर कर्निश जल्दी से अब्रम की कंपनी में उसका असिस्टेंट बन गया ताकि उसे कम करना पड़े। और वही प्रियांश का तो हमेशा से ही सपना था कि वो शशांक के साथ काम करे। उसे शशांक से डर तो काफी लगता था, पर शशांक उसका आइडल था और उसे ये भी पता था शशांक उस पे कभी बेमतलब गुस्सा नहीं करता था। कोष्टक तभी उनके गेट पर नोक होता है तो दोनों उस तरफ देखते हैं। तो कर्निश अंदर आकर बोला, हमारे सीईओ अब्रम आहूजा मीटिंग से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो पधार रहे हैं। उसके पीछे अब्रम उसे मारकर बोला, पधार चुका हूं। उन दोनों को देख प्रियांश मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी रोक रहा था। वही शशांक बोला, तुम्हारा असिस्टेंट काफी अच्छी रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी। उसकी बात सुन अब्रम बोला, कुछ ज्यादा ही, जिसे मैं डिजर्व नहीं करना चाहता। फिर वो शशांक के सामने बैठकर थोड़ा गंभीर होकर बोला, देख, जो हम मीटिंग करने वाले हैं वो इसी प्रोजेक्ट की है और वो कॉपी है ओरा कंपनी के प्रोजेक्ट की। मैंने इस बारे में कुछ दिन पहले दादाजी से बात की तो उन्होंने मुझे आज एक फाइल दी जिससे मैंने ये फाइल मैच की तो ये सेम थी। और फिर मुझे याद आया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले ही ओरा कंपनी की डिटेल्स में पढ़ चुका हूँ। तो मैंने कंफर्म किया तो मेरा शक सही निकला। मिस्टर माथुर का प्रोजेक्ट कॉपी प्रोजेक्ट है। अब्रम की बात शशांक काफी ध्यान से सुन रहा था। फिर वो बोला, डोंट वरी, मैं ये प्रोजेक्ट वैसे भी नहीं लेने वाला था, अब हमारे पास सॉलिड रीजन है। फिर वो अब्रम के साथ मीटिंग लेने चला जाता है। अग्निवंशी मैंशन। स्मृति और बाईजी दादाजी के पास बैठा कर बातें कर रहे थे, और उन्हीं से थोड़ी दूर अद्विक सोफे पर बैठा फोन में कुछ फोटोज देख रहा था और प्रतीक अपने टैब में कुछ डिजाइन बना रहा था। तभी अद्विक प्रतीक को अपने फोन में एक फोटो दिखाते हुए बोला, सुन प्रतीक, मुझे ना पार्टी में ऐसी वाली ड्रेस पहननी है। ड्रेस देख प्रतीक सड़ा सा मुंह बनाकर बोला, छी, कितनी बकवास पसंद है आपकी भाई, ऐसी ड्रेस कौन पहनता है पार्टी में। आप ये ड्रेस देखना बंद कीजिए, पार्टी के कोड के हिसाब से ड्रेस होगी। अच्छा तो कोड तुझे मैं बताऊं, अद्विक चहक कर बोला। उसकी कोई जरूरत नहीं है, शशांक भाई ने बता दिया है। प्रतीक ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर अद्विक हल्का गुस्सा करते हुए बोला, तू उसका पर्सनल डिजाइन ही क्यों नहीं बन जाता साले। आप लोगों को सभी लड़कों के काम पता है सिवाय प्रतीक के, तो आइए अब थोड़ा इसके बारे में भी जाने। प्रतीक एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है। उसने काफी सेलिब्रिटीज की ड्रेस डिजाइन की, पर वो अग्निवंशी परिवार का पर्सनल डिजाइनर था। वो हर इवेंट में सबकी ड्रेस डिजाइन करता, वो सभी के बिजनेस सूट भी डिजाइन करता था, और अद्विक की तो हर एक एल्बम के आउटफिट्स भी वही डिजाइन करता था। उसने वैसे तो कोई बिजनेस नहीं खोल रखा था, पर जब उसका मन करता तो वो शशांक की कंपनी, जो डिजाइनर के लिए थी, में काम कर लेता था और उनकी हेल्प भी कर देता था। उसे भी शशांक के लिए काम करना काफी पसंद था। उसकी बात पर प्रतीक हंस देता है। शाम का वक्त 5:10। शशांक का कैबिन। शशांक के कैबिन में इस वक्त शशांक अभ्रम और ओरियन को अपनी न्यू कंपनी के बारे में बता रहा था। वही प्रियांश और कर्निश उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे।
शशांक की बात खत्म होती है तो कुछ देर शांति छा जाती है, पर तभी ओरियन कुछ याद करके बोला, एक बात बताओ शशांक, तुम्हें कैसे पता चला कि क्रियांश ने तुमसे झूठ बोला? उसकी बात पर क्रियांश एक बार फिर घबरा गया और मन में ओरियन को कोसते हुए बोला, क्या भाई आपको भी अभी मेरे सामने ही पूछना था? शशांक एक नज़र क्रियांश को देख कॉफी का शिप लेते हुए बोला, जब मैं वापस आ रहा था तभी मुझे मिस्टर शेखावत का कॉल आया और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। तभी मुझे सारी बात समझ आ गई। उसकी बात पर अभ्रम हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ तूने शेखावत जी को कॉल लगाकर उनके हालचाल नहीं पूछे। क्रियांश बात पलटते हुए बोला, बिग बॉस अब कोई और मीटिंग नहीं है तो आज हम जल्दी घर जा सकते हैं। उसकी बात पर शशांक बोला, तुम्हें आज बहुत जल्दी हो रही है घर जाने की? होगी भी क्यों नहीं भाई, इसे स्मृति जी और प्रतीक को ट्रीट जो देनी है। कर्निश क्रियांश का राज खोलते हुए बोला। जिसे सुन क्रियांश जल्दी से बोला, नहीं भाई मेरा मतलब बॉस ऐसा कुछ नहीं है। फिर शशांक उसे कुछ फाइल पकड़ाकर बोला, ये चेक करके दो अभी। शशांक की बात से साफ पता चल रहा था कि उसे हल्की सी ही सही पर जलन जरूर हुई थी। इसीलिए उसने बेचारे क्रियांश को और काम दे दिया, सिर्फ और सिर्फ कर्निश के मुंह खोलने से। क्या होगा आगे, क्या बात है जो अभी तक शिव ने नहीं की शिव और दादाजी से। 430 अविनाश धूर्नी 1 अग्निवंशी मैंशन स्टडी रूम में अभी दादाजी, ओरियन, अभ्रम, अद्विक, कर्निश और शशांक थे। प्रतीक और क्रियांश किसी काम से बाहर गए थे। अभ्रम और कर्निश दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और देखकर साफ पता चल रहा था कि कर्निश का मन बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था। ओरियन शशांक को किसी कंपनी के बारे में इन्फो बता रहा था और अद्विक दादाजी से बातें करते हुए अपने गिटार के तार कस रहा था। तभी स्टडी रूम का गेट खुला और शिव अंदर आए। उनके आते ही सभी का ध्यान उन पर गया। कर्निश जल्दी से अपना पूरा ध्यान काम में लगा देता है जिससे उसे कुछ सुनने को ना मिले। दादाजी शिव की ओर देख हल्का गुस्सा कर बोले, तुम्हें अब वक्त मिला मुझसे बात करने का? उनकी बात पर शिव हंसते हुए बोले, आप गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पिताजी। क्यों परेशान होते हो? मैं तो आज जल्दी अविनाश धूर्नी शिव के कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड से मिलने गया था। वो आज ही इंडिया आया है। उनकी बात पर दादाजी खुशी जाहिर करते हुए बोले, ये तो काफी अच्छी बात है, कितने सालों बाद वो इंडिया आया है? उसे घर आने को कहा कि नहीं? उनकी बात पर शिव बोले, ऑफ कोर्स पिताजी, वो शशांक की वेलकम पार्टी में आएगा। उनकी बात पर दादाजी ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। तो शिव कुछ देर चुप रह, लंबी सांस लेकर बोले, मुझे इसी से रिलेटेड आप दोनों से कुछ बात करनी थी। और अब पूरी फौज यहाँ ही है तो ये और अच्छा है। उनकी बात पर अद्विक हंसते हुए बोला, फिर भी अंकल 2 लोग मिसिंग है। उसकी बात पर शिव ने भी हल्का हंसकर सर हिला दिया। अब वो शशांक और दादाजी की ओर देखकर बोले, अविनाश को तो सब जानते ही हो, वो और शाहिका धूर्नी, अविनाश धूर्नी की पत्नी। मेरे और अपर्णा जी शशांक और कर्निश की माँ और शिव की पत्नी के कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त थे। ये चारों कॉलेज के बहुत पक्के दोस्त थे। पर कुछ ऐसा गटिल हुआ कि शशांक के 3 साल बाद जब कार्निश हुआ तो उसके 1 महीने बाद ही अपर्णा जी की मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के 3 या 4 साल के बाद ही शाहिका जी की डिलीवरी के वक्त ही उनकी भी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा झटका था दोनों परिवारों के लिए। और इसीलिए अविनाश सब छोड़ छाड़कर विदेश चले गए। उनकी बात सभी काफी ध्यान से सुन रहे थे। फिर शिव आगे गंभीर होकर बोले, जब शशांक हुआ था तब अपर्णा ने अविनाश और शाहिका से वादा किया कि अगर शाहिका के लड़की हुई तो उसकी शादी शशांक से ही होगी और तब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। और मुझे भी उनके फैसले से कोई आपत्ति नहीं हुई। और फिर अविनाश के एक लड़की हुई। पर मैं काम में इतना खो गया कि ये बात बता ही नहीं पाया। फिर वो दादाजी की ओर देखकर बोले, मुझे माफ करना पिताजी, मैं ये आपको बता नहीं पाया। शिव की बात सुन के सब शोक में थे। अद्विक को तो कुछ पता नहीं था इसलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वो बस हैरान था कि अब फाइनली उसका सिंगल दोस्त शादी करेगा। वही अभ्रम, ओरियन और कार्निश ने शिव की बात सुन दादाजी की ओर हैरानी से देखने लगे, जैसे कह रहे हो फिर आपके सपनों का क्या? शिव शशांक की ओर देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर झटका लगा तो उसे भी था। उनकी बात पर कर्निश जल्दी हैरानी से बोला, पर पापा ऐसे अचानक भाई? वो आगे कुछ बोलता उससे पहले शिव उसकी बात काट कड़क आवाज में बोले, जिसे भी मेरी बात से आपत्ति है वो यहाँ से बाहर जा सकता है। इतने भी संस्कार नहीं है कि बड़ों के बीच नहीं बोला जाता। उनकी बात सुन शशांक की मुठिया कस गई, उसे काफी गुस्सा आया पर वो कुछ बोला नहीं। वही सभी को भी कर्निश के लिए काफी बुरा लगा। उनकी बात पर कर्निश ऑकवर्ड स्माइल करके धीरे से बोला, ओह सॉरी। फिर वो सर झुका लेता है। दादाजी को भी शिव का कर्निश को ऐसे टोकना अच्छा नहीं लगा, पर वो बात को संभाल शिव से बोले, ये क्या कह रहे हो तुम शिव, ऐसे अचानक? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो शिव माफी में अपना सर झुका लेते हैं। कुछ देर शांति के बाद शशांक बिना भाव के बोला, आपको पता है पापा, मैं शादी नहीं करना चाहता। उसकी बात पर शिव बोले, मुझे पता है और मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम उससे मिलो, जानो फिर फैसला लेना।
और वैसे भी ये फैसला मेरा नहीं अपर्णा जी का था। अपनी माँ का नाम सुन शशांक थोड़ा कठोर बन हाँ में सर हिला देता है। उसकी हाँ सुन शिव खुशी से दादाजी से बोले देखा पापा मुझे पता था शशांक सही फैसला लेगा और आप भी उससे मिलकर ही अपनी राय देना। ये बोल वो बाहर चले जाते हैं। दादाजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे क्योंकि उन्हें तो पहले ही स्मृति पसंद आ गई थी। उनके जाने के बाद कर्निश बोला ये प्रतीक और क्रियांश अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं वो दोनों कहीं घूमने तो नहीं चले गए मेरा बिना ही? रुको मैं देख कर आता हूँ। ये बोल वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाता देख सभी समझ रहे थे कि उसे शिव की बातों से कितना दुख पहुंचा है, इसीलिए वो खुद को काबू ना कर पाने की वजह से चला गया। उसके जाने के बाद अद्विक उठकर बोला मेरा गिटार अब बिल्कुल ठीक है तो मैं इसे एक बार बजा कर आता हूँ। ये बोल वो कर्निश के पीछे चला गया। शशांक बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। अब कमरे में सिर्फ दादाजी, अभ्रम और ओरियन ही थे। दादाजी बोले कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। उनकी बात पर अभ्रम और ओरियन एक दूसरे की तरफ देखा। इधर कोई शिव का रूम नॉक करता है तो शिव उसे अंदर आने को कहते हैं। फिर शशांक अंदर आता है तो उसे देख शिव मुस्कुराकर बोले शशांक कोई काम था? तो उनकी बात पर शशांक नामे सर हिलाकर बोला नहीं, बस मैं ये कहने आया हूँ कि भले ही आप कर्निश को पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह सबके सामने अपनी बातों से ऐसे तकलीफ पहुंचना वो भी तो गलत है ना। उसकी बातों का शिव कोई जवाब नहीं देते और अपना मुंह दूसरी ओर घुमा देते हैं। तो शशांक निराशा से उन्हें देख बाहर चला जाता है। इधर कर्निश गार्डन में बैठा एक टक चांद को देख रहा था और उसकी आंखों से एक बूंद लुढ़क गई, जिसे उसने जल्दी साफ कर लिया। तभी अद्विक उसके पास बैठते हुए बोला अबे तुझे पता है मैंने एक सॉन्ग सीखा है तेरे लिए, हाँ तू डिजर्व तो नहीं करता पर सुन ले। उसकी बात सुन कर्निश को हंसी आ गई, जिसे देख अद्विक बोला तेरी डरावनी हंसी देखकर तो मैं गाना ही भूल गया। ये बोल वो भाग गया। उसे भागता देख कर्निश भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोला ये गलत बात है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो भाग ही रहे थे कि उन्हें क्रियांश और प्रतीक अपनी ओर आते हुए दिखे, जिसे देख कर्निश चिल्ला कर बोला जल्दी अद्विक भाई को पकड़ो। उसकी बात सुन वो दोनों भी अद्विक को पकड़ने के लिए भागे। ये शशांक अपनी रूम की बालकनी से देख रहा था। क्या होगा आगे, क्या शशांक शिव की बात मानेगा और क्यों शिव हर बार कर्निश से इतना रूर रहते हैं? और क्या करेंगे दादाजी और कौन है अविनाश जी की बेटी? आज के लिए बस इतना ही, सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।